नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न देखिए जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये प्रश्न अभी तक हमने 3-4 बार डिस्कस किया है और वही सेम क्वेश्चन आपका फिर यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या 13 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया है, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है आपका 24 जनवरी 1950। बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर मैंने आपको बताया था जब भी नेशनल एंथम की बात होगी तो आप याद रखेंगे जन गण मन आपका नेशनल एंथम है, ठीक है, जिसको कि लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में नेशनल एंथम को गाया गया था, तो आप याद रखेंगे कोलकाता सेशन। कोलकाता सेशन 1911 में नेशनल एंथम को पहली बार आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में गाया गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? वेयर इज द पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका जयपुर दिया है, दूसरा उदयपुर दिया है, फिर जोधपुर दिया है और आखिरी ऑप्शन आपका अजमेर दिया है। तो पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ और मेला को देख लेते हैं। सबसे पहला अंबुबाची। अंबुबाची मेला जो है वो कहां पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। ठीक है, स्टेट का नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से पूछा जाता है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला कहां पे मनाया जाता है? हरियाणा में। ठीक है, नौचंदी फेयर, नौचंदी मेला कहां पर? उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। याद रखिएगा क्लास, यहां से प्रश्न बनते हैं और पूरी उम्मीद है आपके पेपर में भी यहां से प्रश्न बने। फिर पुष्कर मेला अभी हमने डिस्कस किया, अजमेर में, राजस्थान में। ठीक है, और सोनपुर कैटल फेयर कहां पर है? बिहार में मनाया जाता है। याद करिए, मैंने आपको बताया था सोनपुर कैटल फेयर जो है वो एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है ना, एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर। पशु मेला, ये याद रखिएगा आप, बिहार में। इतने प्रश्नों को हमने यहां पर डिस्कस किया। यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, पूछा जाएगा सोनपुर कैटल फेयर, तो आप याद रखेंगे बिहार में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिकतम हानिकारक है? Which of the following ultraviolet rays is more harmful? ठीक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है? पहला है UVA, फिर UVB, फिर UVC या नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं सबसे हार्मफुल आपका अल्ट्रावायलेट रेज C होता है। ठीक है, ABC में से अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा हार्मफुल आपका अल्ट्रावायलेट रेज C होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न को देखिए क्लास ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। नॉट बोला गया है, अबायोटिक पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? आपका अजैविक घटक कहते हैं। जब भी हम बायोटिक जैविक घटक की बात करेंगे तो यहां पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर जीवन है, लिविंग। और जब हम अबायोटिक की बात करेंगे तो यहां पे नॉन लिविंग आएंगे। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। यहां पर पहला आपका क्या है? प्रोटीन, दूसरा सॉइल, तीसरा फंजाई जिसको कि हम कवक कहते हैं, और चौथा आपका फास्फोरस है। और बोला गया है नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट। तो इन सब में से जीवन किसके अंदर है? फंगस के अंदर, कवक के अंदर, फंजाई के अंदर आपका जीवन होता है। इसी वजह से इट इज नॉट एन
अबायोटिक कंपोनेंट, ये आपका अजैविक घटक नहीं है। कई बार यहां से प्रश्न बने हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, मैंने इतनी बार बताया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या लिखा है। गिर शेर परियोजना, गिर शेर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गिर नेशनल पार्क कहां है, अगर आपको याद होगा तो बताइए। मैंने गिर नेशनल पार्क के बारे में आपसे बात की थी और मैंने आपको बताया था गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और मैंने आपको क्या बताया था, यहां का क्या फेमस है, आपका एशियाटिक लॉयन। इतनी चीजें हमने आपसे डिस्कस की है पहले की क्लासेस में भी। तो यहां पर आपका क्या होगा, गुजरात सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा गया है। WWF से क्या मतलब है, ठीक है, से आशय क्या है। पहला है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है वर्ल्ड वॉर फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और डी है आपका वर्ल्ड वॉच फंड। तो यहां पे सही उत्तर क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये याद रखिएगा यहां पे वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गंगा नदी निकलती है, वेयर डज द गंगेस रिवर ओरिजिनेट। पहला आपका दिया है अरावली रेंज, ठीक है, फिर लद्दाख ग्लेशियर, फिर गंगोत्री ग्लेशियर, फिर मिलाब ग्लेशियर। तो जब भी हम गंगा रिवर की बात करते हैं, गंगेस की बात करते हैं, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी निकलती है। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपसे डिस्कस किया है इसको। पहला है आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर तीसरा है केंद्रीय जल आयोग, और चौथा आपका है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपसे पूछा गया है मेनली कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रदूषण मापन की बात कर रहे हैं। तो आप बी ऑप्शन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका सही आंसर है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिख रहा है। तो ये आपकी मेन एजेंसी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और मैंने आपको बताया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपको शक्ति कहां से मिलती है, एक वाटर एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हुआ था, और एयर एक्ट, ये दोनों एक्ट आपके इससे रिलेटेड है। थोड़ा सा आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कभी अगर पूछता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तब आप इन दो एक्ट को ध्यान में रखेंगे। एक एक्ट के थ्रू इसका गठन हुआ था और एक एक्ट के थ्रू इसको शक्ति मिली थी, ये चीज याद रखेंगे आप। चलिए अब देखिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपैक्सी जो है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, जो कहां पर लोकेटेड है, जो आपका कहां पर लोकेटेड है पूछा गया है। पहले सिसली दिया है, दूसरा हवाई दिया है, तीसरा एंडीज दिया है, फिर रॉकीज दिया है, ठीक है। तो कोटोपैक्सी आपका कहां पर है, एंडीज रेंज में है। ये भी मैंने पहले डिस्कस किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, इस चार्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये देखिए आपका यहां पर हो गया एकांकागुआ, और यहीं पर आपका एंडीज माउंटेन रेंज में ही आपका कोटोपैक्सी भी है, ठीक है, कोटोपैक्सी भी है। इधर आप दिनाली याद रखिए, जो कि कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। इधर किलिमंजारो मैंने आपको बताया है कहां पर है, तंजानिया में है। कितनी बार ये सब चीजें डिस्कस किया गया है। ये देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की पीक कहां है आपकी बताइए, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। इधर देखिए एल्ब्रुस है आपका, माउंट ब्लैंक है आपका, ठीक है। ये कुछ आपकी पीक्स हैं, तो इन पीक्स का नाम याद रखिएगा। यहां पर आप याद रखिएगा कोटोपैक्सी एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि एंडीज माउंटेन रेंज में है। एंडीज आपको पता है, ये रेंज इधर एंडीज माउंटेन रेंज है जो कि आपके साउथ अमेरिका में है, ठीक है, इधर ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से आपके और कौन से नए क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उसको भी देखिए, जो मैं क्लास में आपसे डिस्कस करती हूं। इसके बाहर से बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन बने आपके, ठीक है। अब लिखा है, सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर इन द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो आप यहां पे लिख लीजिए, इसको ग्रेजिंग इकोसिस्टम भी कहते हैं। कभी पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेजिंग इकोसिस्टम क्या होता है तो आप याद रखेंगे, ग्रेजिंग इकोसिस्टम जो है वो हमेशा प्लांट से, प्रोड्यूसर से, प्लांट से स्टार्ट होता है, प्लांट से, या फिर ग्रेजिंग फूड चेन। यहां पर आपका ग्रेजिंग फूड चेन दिया रहेगा, इसको फूड चेन करिए, खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। तो अगर पेपर में कभी भी आपसे पूछे ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है तो आप याद रखेंगे ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, मतलब प्लांट से स्टार्ट होती है, पादप से स्टार्ट होती है। समझ में आ रहा है? उनको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। यहां पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है, मतलब एक ग्रास है, उस पे जो आपकी पूरे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो यहां पर फाइनल हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर आपके कौन होंगे? कार्निवोरस होंगे, ठीक है, मांसाहारी। मैंने आपको पहले ही बताया प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स में आपके टर्शरी कंज्यूमर तक हम बात करते हैं और वो आपके मेनली मांसाहारी होते हैं, जो मांस पे, जो मांस के सहारे जीवित रहते हैं, जो मांस खाते हैं अपने भोजन में, ठीक है। तो कार्निवोरस होगा आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, ठीक है, द मेन लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। सबसे करीबी स्तर की बात की जा रही है तो पहला दिया है समताप मंडल, जिसको कि हम स्ट्रैटोस्फियर कहते हैं। दूसरा है क्षोभ मंडल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। फिर मध्य मंडल, मेसोस्फियर। फिर आपका दिया है आयनोस्फियर, ठीक है, तो आयन मंडल। तो यहां पे सबसे क्लोजेस्ट आपका कौन होता है? ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल होता है। यहां पे एक बार फिगर और देख लीजिए, हमने इसको डिस्कस भी किया है। ये आपका क्या है? अर्थ है, ठीक है। यहां पे आपको क्षोभ मंडल दिख रहा होगा, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं। उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर किस आपके ट्रोपोस्फियर में है कि स्ट्रैटोस्फियर में है, तो आप याद रखेंगे समताप मंडल में, मतलब स्ट्रैटोस्फियर में। और यहीं पर आपके जो एरोप्लेन्स हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों समताप मंडल में उड़ते हैं? क्योंकि यहां पे कोई वेदरिंग कंडीशन नहीं होती है, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, ये बादल जो बने हैं ये आपके क्षोभ मंडल में बने हैं, ट्रोपोस्फियर में। लेकिन जो आपका समताप मंडल है वो आपको एकदम क्लीन दिख रहा होगा। इसी वजह से जो एरोप्लेन्स होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, और समताप मंडल में ही, स्ट्रैटोस्फियर में ही आपकी ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है। ये सब चीजें थोड़ा सा यहां से प्रश्न बनते हैं घूम के, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर या 6 मेंबर? बहुत ही आसान प्रश्न है। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और ये कौन कौन है उनके भी नाम आप देख लीजिए। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स आपके कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएस है। नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है अगली बार प्रश्न यहां से पूछ ले, आपको दे दे कि 5 परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उसमें आपका कौन सा मेंबर नहीं शामिल है। यहां पे आपको दे दे चाइना, दे दे तो आपको पता होना चाहिए चाइना है।
दूसरा आपको फ्रांस दे दे, फिर आपको रशिया दे दे, चौथा आपको भारत दे दे, ठीक है, और पांचवा आपको यूनाइटेड किंगडम दे दे। तो याद रखिएगा कि भारत यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर है ये, ठीक है। और परमानेंट मेंबर्स कौन होते हैं? परमानेंट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जिनके के पास वीटो पावर होती है। ये भी चीज याद रखिएगा, वीटो पावर। 5 मेंबर्स के नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। नेक्स्ट देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है, लोकेटेड है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको वेस्ट बंगाल दिया गया है, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और यहां पे आखिरी क्या है, असम, ठीक है। तो आपका जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये कहां पर है, ये राजस्थान में है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आप गुजरात से क्या याद रखोगे, गिर नेशनल पार्क आप याद रखोगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था गिर नेशनल पार्क में आपके एशियाटिक लॉयंस के बारे में आप याद रखोगे। असम में आप कौन सा याद रखोगे, काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखोगे। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, राइनो के लिए, राइनोसोरस गैंडा के लिए फेमस है, ये भी चीज याद रखोगे। टेट की परीक्षा में इन 2 पॉइंट से भी प्रश्न बन चुके हैं, इसी वजह से मैं यहां पर आपको रिवाइज करा रही हूं, रिपीट करा रही हूं, ठीक है। और यहां पर वेस्ट बंगाल में आप एक डेल्टा याद रखोगे, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया है आपसे, अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो, ठीक है। यहां पे आपके क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपके किन किन नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट डेल्टा है, लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। इतने पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो भी चीज मैं क्लास में आपको बता रही हूं या तो वो प्रीवियस ईयर में वहां से प्रश्न बने हैं या फिर पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षा में वहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करते हुए चलेगा। मैं फिर कहूंगी, भले हम एक क्लास में 15 प्रश्न डिस्कस करते हैं, लेकिन इन 15 प्रश्नों को हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपके 30 से ज्यादा प्रश्न एक क्लास में कवर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से प्रश्नों को लगा रहे होंगे तो आप अपने में खुद इंप्रूवमेंट भी देख रहे होंगे। अब देखिए 15वां प्रश्न, देखिए क्या लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पहला आपका है एटीपी, दूसरा है सूर्य प्रकाश, ठीक है, फिर उसका है डीएनए, तीसरा है, और चौथा है आपका आरएनए। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जब भी हम बात करेंगे तो वो आपका सनलाइट होता है, सन होता है। कभी भी पेपर में आपसे पूछे कि इकोसिस्टम को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कौन नेचुरल सोर्स है, कौन मेन सोर्स है, नेचुरल सोर्स पूछे, मेन सोर्स पूछे, आप हमेशा लगाएंगे सन। सन एक बहुत बड़ा स्रोत है एनर्जी का, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान से पढ़िए। एग मार्क का संबंध है, एग मार्क इज रिलेटेड टू, सबसे पहला गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, या फिर रिसोर्स से, या फिर प्रोडक्शन से। एग मार्क, एग मार्क को अगर मैं लिखूं, यहां पे एजी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। और ये मार्क जो है ये सर्टिफिकेट के लिए है। अब ये किस तरीके का सर्टिफिकेट है और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वालिटी, गुणवत्ता से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एग मार्क वाले का प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, क्वालिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर पॉल्यूशन बाय आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, हाईएस्ट है, कहां पर है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है और मैंने आपको बताया है आर्सेनिक से होने वाला वाटर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। इसका आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ चीजें, जैसे मिनामाता डिजीज जो है वो किसकी वजह से होती है, बताइए, मरकरी की वजह से। याद रखिएगा आप लोग ये सब चीजें। इटाई इटाई किसकी वजह से, कैडमियम की वजह से, कैडमियम की वजह से। फिर मैंने आपको बताया था, एक पेपर में पूछता है, कैडमियम है ये। फिर आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वो आपका नाइट्रेट की वजह से। इतनी चीजों को आप याद रखिएगा, नाइट्रेट, ठीक है। और आर्सेनिक का प्रेजेंस सबसे ज्यादा कहां पर देखा जाता है वाटर में, तो वेस्ट बंगाल में। यहां पे ये फैक्ट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वन जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। क्वेश्चन ये है, पहला ऑप्शन आपका 1960 दिया है, फिर 1962, 1972 या 1975। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका 1972 में पास हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 सी करेक्ट आंसर है। अब यहीं पे आप लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी देख लीजिए, हो सकता है अगली बार पेपर में आपसे पूछ ले कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ है, तो आप याद रखिएगा 1986 में, ठीक है, 1986 में याद रखिएगा। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में भी पूछे जाए। बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, ये 2002 में, 2002 में, ये भी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज कॉल्ड, पहला आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, नहीं भाई पेड़ों में होता है, दूध से दही थोड़ी बनेगा। दूसरा डिस्टिलेशन, आसवन, ठीक है। थर्ड है आपका किण्वन, जिसको कि फर्मेंटेशन कहते हैं, और आखिरी है आपका स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मिल्क फ्रॉम अ कर्ड इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है, किण्वन। अब आप देखते होंगे मम्मी लोग क्या करती हैं, दूध रखती हैं, उसमें 1 चम्मच दही डाल देती हैं और सुबह तक पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से। यही फर्मेंटेशन जब डोसा बनता है तब भी होता है, चावल और उड़द की दाल को पीस के रख दिया जाता है, ठीक है, फिर अगले दिन जब उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है तो उससे डोसा बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार दूध की जगह पूछ ले डोसा में कौन सा प्रोसेस होता है, तो याद रखिएगा फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, किसकी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। पूछा गया है किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। पहला आपका जर्मनी दिया है, फिर यूनाइटेड किंगडम दिया है, फिर यूएसए दिया है, देन यूएसएसआर दिया है। तो अभी तक तो आपको रट गया होगा, जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो ये आपका कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। जब भी हम इमरजेंसी के प्रोविजन की बात करते हैं तो वो कहां से लिया गया है, आपातकाल की बात कहां की गई है, आपके जर्मनी में की गई है, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखिएगा, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो यूएसएसआर की बात करते हैं। जब फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, मौलिक अधिकारों की बात होगी, तो वो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और वहीं पे अगर आपका डीपीएसपी की बात की गई, डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई, तो वो कहां से लिया गया है, आपका आयरलैंड से, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक जगह। और संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक है। इतनी चीजें यहां पे हमने डिस्कस कर ली है, नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है,
ध्रुव तारा कहा जाता है? पोलर स्टार इज कॉल्ड, पहला दिया है उत्तरी तारे को नॉर्थ स्टार को, दूसरा दिया है दक्षिण तारे को साउथ स्टार को, फिर पूर्वी तारे को ईस्ट स्टार को, फिर फोर्थ दिया है पश्चिमी तारे को वेस्टर्न स्टार को। तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ स्टार है ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी ध्रुव में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और ये आपका कहां पर है? इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। उत्तरी तारे को हम पोलर स्टार कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पोलर स्टार को नॉर्थ स्टार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। पहला आपका दिया है 1972 में, देन 1973 में, कि 1981 में, कि 1985 में। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर आपका भारत में कब स्टार्ट हुआ है? 1973 में। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो आप कौन सा वर्ष लिखेंगे? 1992। क्लास, एक प्रश्न से आपके कई दूसरे प्रश्न भी बन सकते हैं और मैं उनको डिस्कस भी करती हूं, तो एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, इज लोकेटेड एट, फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पर? पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है उत्तराखंड। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, जो वैली ऑफ फ्लावर है वो कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आप नाम याद रखिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? What is the total number of bones in an adult human being? ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती है, ये प्रश्न पूछा है। तो आपके 306 बोन होती है, ये देखिए 306 बोन्स होती हैं, या फिर 275 बोन्स होती हैं, या फिर 206 बोन होती है, या फिर 175 बोन्स होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 206। 206 हड्डियां होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, अगर यहां पे किसी चाइल्ड की बात करें, बच्चे की बात करें, तो उसके में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये भी चीज एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बोन्स की बात करें तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या नागासाकी। ठीक है, तो एम्स्टर्डम में है, यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीजन एवं डैश का अपचयन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑप्टिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में दो फेज होता है। ठीक है, एक लाइट फेज होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, और एक डार्क फेज होता है, एक डार्क फेज होता है जो कि एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है। ठीक है, ये डार्क फेज होता है। यहां पे किसकी बात की गई है? ऑप्टिकल फेज की, लाइट फेज की बात कही जा रही है। तो ड्यूरिंग द ऑप्टिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज रिड्यूस्ड टू ऑक्सीजन एंड डैश। ठीक है, तो यहां पर आपका है वाटर एंड NADP, जल और NADP जो है वो आपका रिड्यूस होता है। यहां पे आपका वाटर होगा, ठीक है, H2O जो वाटर है, इट इज रिड्यूस टू ऑक्सीजन एंड NADP। ये चीज आप याद रखिएगा। और यहां पे ऑप्टिकल फेज की बात हो रही है, मतलब हम लाइट फेज की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, पूरी संभावना है कि आपके पेपर में पूछ लिया जाए, तो गलत मत करिएगा। LPG, यहां पर आपका प्रश्न है कि LPG के संदर्भ में क्या कहा गया है, क्या असत्य है? देखिएगा क्लास, यहां पे नॉट ट्रू बोला गया है।
क्या सत्य नहीं है पूछा गया है एलपीजी के संदर्भ में। पहला है इट इज अ क्लीन फ्यूल, दूसरा है इट इज ऑफ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, या एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, या उच्च उष्मीय मान का है, ठीक है, इट हैज अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू, या नीले ज्वाला से जलने वाला है, इट इज गोइंग टू बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, या आखिरी जो है या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, इट एमिट्स मीथेन, ठीक है। अब अगर हम एलपीजी के कंपोजिशन की बात करें तो यहां पर आप देखिए, जब भी हम एलपीजी की बात करते हैं यहां पे आपका मेनली ब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आपको याद रखना है तो आप बीपी करके याद रख सकते हैं, एलपीजी बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन। और जब हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसके मेन कंपोजिशन में क्या होता है, मीथेन, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, मीथेन होता है। तो यहां पर लिखा है जो डी स्टेटमेंट या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये आपका गलत है, ठीक है, डी आपका गलत है। तो इसी वजह से विच इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एलपीजी, तो कौन सा सत्य नहीं है, इट एमिट मीथेन। यहां पे आप याद रखिएगा, यहां पे हम किसकी, ब्यूटेन और प्रोपेन की बात करते हैं। जब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के कंपोजिशन में मीथेन आपका प्रेजेंट होता है। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ये किसकी क्रिएशन है, पहला ऑप्शन आपका दिया है एरिस्टोटल, अरस्तु, दूसरा चार्ल्स डार्विन, थर्ड है मेडले, फिर फोर्थ है आपका रॉबर्ट हुक। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है, क्रिएशन है चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूं। चार्ल्स डार्विन की जो ये थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसमें चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि पहले कई प्रजातियां स्पीशीज ऐसी होती थी जो कि सिमिलर टाइप की होती थी, लेकिन भौगोलिक स्थिति में बदलाव के कारण इन स्पीशीज में भी बदलाव आता गया, ठीक है। इस थ्योरी में चार्ल्स डार्विन ने ये कहा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। इस थ्योरी में कहा गया है कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया, और इस वजह से ही एक ही जाति के पौधे की कई प्रजातियां बन गई। समझ। नेक्स्ट 29 प्रश्न को देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। अब इस फिगर से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, यहां पे आप समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, ये एक ग्लोब है, मिडिल लाइन आपको दिख रही होगी, ये क्या है, इक्वेटर है, और इसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। फिर जब हम इधर की तरफ मूव करते हैं साउथ पोल में और 23.5 डिग्री की हम बात करते हैं, तो यहां पर आपका क्या आता है, साउथ पोल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था, मकर रेखा की बात की गई थी, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, तो यहां पे आपकी कर्क रेखा होगी, जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। यहां पे आपकी मकर और यहां पे आपकी कर्क रेखा, और इधर आपको मिलेगा अंटार्कटिक सर्किल और इधर आपको मिलेगा आर्कटिक सर्किल। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हो सकता है यहां पे मकर रेखा की जगह कर्क रेखा के बारे में पूछ ले, कर्क रेखा की जगह आपसे आर्कटिक सर्किल के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो इसी वजह से इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है, पूछा गया है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां है, तो आईसीजे का हेडक्वार्टर आपका कहां है, पहला ऑप्शन जेनेवा दिया है, दूसरा हेग दिया है, फिर न्यूयॉर्क दिया है, देन पेरिस दिया है। इसका सही उत्तर है आपका हेग, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब चलिए कुछ और मुख्यालय को देख लेते हैं, हेडक्वार्टर्स को देख लेते हैं, जहां पर आपसे प्रश्न बन सकता है। पहला आप देखिए क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात की गई है। यहां पर यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है, आपका
न्यूयॉर्क, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। यूनिसेफ, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहते हैं, यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अनकार्ड का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, WMA, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का आपका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर एक साथ लिख दिया है, याद रखिएगा ये पूरा। WHO, ILO, WTO, WMO और WIPO, इन सब का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। फिर हम यूनेस्को की जब बात करते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट OECD का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? पेरिस में है। ठीक है, यहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर देख लीजिए एक बार। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओपेक का हेडक्वार्टर पूछता है तो वियना याद रखेंगे आप लोग। इसी तरीके से IMF का हेडक्वार्टर आपका कहां है? IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC में। आप एक काम करिए, मैं थोड़ा इधर साइड में हो जाती हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको हेडक्वार्टर एक जगह मिल जाए और आप याद कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।